नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। हम लेकर के आए हैं बहुत ही मज़ेदार सेशन आप लोगों के लिए। हिंदी के पहले महाकवि चंद्रवरदाई को शामिल किया है। आज की इस क्लास में एक अद्भुत श्रृंखला लेकर आए हैं आपके लिए। हमने ये प्रयास किया है कि चंद्रवरदाई से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं, यानी जो आपकी परीक्षा में आ सके, उन सभी को शामिल किया है। ये हमारे की परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली, जिस तरह केवीएस की परीक्षा को तिथि को अचानक घोषित कर दिया गया, उसी प्रकार इसकी भी परीक्षा बहुत ही शीघ्र करवाई जाएगी। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि अक्टूबर में भी हो सकती है, तो आप पूरी तरह से अलर्ट रहें इस परीक्षा को देने के लिए। इसने हमें टारगेट किया कि जितने भी कवि या लेखक शामिल किए गए हैं आपके पाठ्यक्रम में, उनसे संबंधित सारी क्लासेस को लेकर के आए हम। तो यह हमारा पहला क्लास है कवियों के परिचय के रूप में। आज हमने शामिल किया है बायोग्राफी ऑफ चंद्रवरदाई। तो ये उनके बारे में आप यहाँ पर कुछ पंक्ति लिखी हुई देख रहे होंगे स्क्रीन पर। क्या पंक्ति लिखी गई है, किसके बारे में लिखी गई, पहले आप पंक्ति को पढ़ लीजिए, फिर हम बताते हैं उसके बारे में। 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पे सुल्तान है मत चूको चौहान। मित्रों, जो शहाबुद्दीन था, जिसे मोहम्मद गोरी कहा जाता है, आप जानते हैं भारत पर उसने 17 बार आक्रमण किया था और 17 बार में वह हर बार हारता ही रहा। जितने भी शासक थे भारत के, वो उसे भगा देते थे। पृथ्वीराज चौहान ने भी उसको हराया था, लेकिन वह एक बार तराइन के युद्ध में हार जाते, जैसे अपने इतिहास में पढ़ा है, वो युद्ध में हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी चंद्रवरदाई को बंदी बना करके ले जाता है। पृथ्वीराज रासो को बंदी बनाता है, चूँकि चंद्रवरदाई उनके मंत्री रहते हैं, उनके साथ में रहते, तो भी उनके साथ ही जाते हैं। ये शहाबुद्दीन जो था, वो पृथ्वीराज की आंखों में सुई चुभाकर उनकी दोनों आँख से उनको अंधा कर देता है। पृथ्वीराज चौहान क्यों, वो कहते, जब उनके दरबार में लाए जाते हैं, शहाबुद्दीन कहता है पृथ्वीराज से कि अपनी आंखें नीचे करो। पृथ्वीराज चौहान कहते हैं मैं एक क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय कभी भी आंखें नीचे नहीं कर सकता। वो उस पर वह मोहम्मद गोरी क्रोधित हो जाता है, कहता है आंखें नीचे नहीं करोगे तो आंखें फुड़वा दी जाएंगी, और वो लोहे की 2 छड़े, जिसे आप कह सकते हैं गर्म सुई करके, उनकी आंखों में चुभो देता है और वो अंधे हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो पृथ्वीराज चौहान की वीरता को आप देखिए, उन्हें शब्द भेदी बाढ़ चलाना आता था। ऐसा इतिहास में कहा जाता था कि जो महाराज दशरथ थे, यानी श्री रामचंद्र जी के पिता, उनके पास शब्दभेदी बाढ़ चलाने की शक्ति थी और ये पृथ्वीराज चौहान के पास थी। तो अब ये दोनों बंदी बनाए गए थे, शहाबुद्दीन के पास खड़े थे। शहाबुद्दीन एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था और चंद्रवरदाई को लगा कि थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा क्या भड़काते हैं शहाबुद्दीन को और इसके हत्या करवाते हैं। तो थोड़ा अपने मन में विचार किया, एक कहानी रची और शहाबुद्दीन से कहा कि पृथ्वीराज रासो के पास शब्द भेदी बाढ़ चलाने की कला है। शहाबुद्दीन ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर ये हमें चलाकर दिखाएं तब हम माने। अब चूँकि ऐसा उनको आता ही था, शब्द भेदी बाढ़ चलाना जानते ही थे आपके पृथ्वीराज चौहान जी, तो उन्होंने, चंद्रवरदाई ने इस पंक्ति को कहकर उन्हें एक इंडिकेशन दिया। क्या इंडिकेशन दिया? 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पे सुल्तान है मत चूको चौहान। शहाबुद्दीन ने मंगवाया तीर और धनुष, पृथ्वीराज के हाथों में देते हुए कहा कि अब ये मुझे शब्द भेदी बाढ़ से पहचाने और मुझे मारकर दिखाए, तब मैं समझूंगा कि नहीं आता है। वह इतनी ऊंचाई पर बैठा हुआ था, लेकिन चंद्रवरदाई ने यह पंक्ति जब कही तो पृथ्वीराज रासो या पृथ्वीराज चौहान जो थे, वो समझ गए कि शहाबुद्दीन कहाँ बैठा है, क्योंकि वहीं से उसने हंसा था और उसके हंसने से ही पृथ्वीराज चौहान ने पहचान लिया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है और उधर की तरफ तीर चला दिया। वो इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठा था, धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, उसकी मृत्यु हो गई। फिर ये दोनों एक दूसरे को कटार मारकर मर जाते हैं। चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज रासो दोनों ही दूसरे को कटार मारकर मर जाते हैं। कहा जाता है कि इन दोनों का जन्म भी एक ही दिन हुआ था और मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। तो यह परिचय रहा थोड़ा सा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। हम देखेंगे पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज रासो रचना में जिक्र किया है चंद्रवरदाई जी ने। चंद्रवरदाई ने लिखा उनके बारे में, चंद्रवरदाई के बारे में पढ़ें, क्योंकि आपके ये हमारे इसके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, तो उन सभी कवियों को हम पढ़ेंगे शानदार तरीके से। और ये हमारे क्लास के स्पेशल है। उसके अलावा मैंने बताना चाहूँगी आपको कि यदि आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान के भर्ती परीक्षा हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, जहाँ भी आपकी हिंदी साहित्य से यदि आप टीचर बनना चाहते हैं, व्याख्याता बनना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए क्लास उपयोगी होने वाली है। लेकिन हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।
साथ ही साथ हमारे चैनल पर आपको यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, DSSB, एमआरएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो श्रृंखलाएं चलाई जा रही हैं। आप सभी क्लासों को देखने के लिए हमारे चैनल पर अवश्य पधारें। आपको PDF भी प्राप्त हो जाएगा। हमारे चैनल पर निःशुल्क PDF प्रदान की जाती है आपको। आप टेलीग्राम में जाकर वहाँ सर्च करिए स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77। वहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उसमें आप ऐड हो जाएंगे तो आपको ये PDF दे दी जाएगी। इतनी शानदार से PDF देखिए, बहुत ही मेहनत के साथ बनाई जाती है, तो आप इसे ज़रूर इसका लाभ उठाएं। यह एकदम निःशुल्क है, आपके लिए कोई चार्ज नहीं देना है। चलिए, पहला प्रश्न आपको शामिल किया गया इसमें, चंद्रवरदायी रचित पृथ्वीराज रासों में कितने समय या सर्ग है। मित्रों, आपको पता है कि जो पृथ्वीराज रासों को जितने खंड में बांटा गया है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे समय कहा जाता है। यह भी परीक्षा में प्रश्न बनता है। कहीं कोई सर्ग कहता है, कोई भाग कहता है, कोई खंड कहता है, कोई प्रकाश कहता है। तो पृथ्वीराज रासों को किसने बांटा गया, समय में बांटा गया। समय यानी जिसे आप सर्ग कहते हैं, सर्ग को ही हम खंड कहते हैं। तो पृथ्वीराज रासों को कितने समय में बांटा गया है मित्रों, क्या 68 खंडों में, 67, 70 या फिर 69। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। यह 69 यानी कि 69 खंडों या सर्गों में से बांटा गया है। और पहला जो खंड है इसका वो आदि पर्व है। पहला खंड कौन सा है, आदि पर्व। आप इसे याद रखिए, यह परीक्षा में प्रश्न आपसे बन सकता है कि पहला खंड कौन सा है। इसके अलावा कैमास वध नामक जो खंड है बहुत ही प्रसिद्ध है, मैं थोड़ा लिख देती हूँ यहाँ पर, आप उसे याद रखिए, कैमास वध, यह भी जो है बहुत प्रसिद्ध है। आगे बढ़िए, आप प्रश्नों की श्रृंखला को देखते चलिए, प्रश्नों की क्वालिटी को देखिए, आपको मजा आ जाएगा क्लास को पढ़कर। और इसी तरह आगे भी बहुत सारी क्लासेस आपके लिए होने वाले, जितने भी कवि या लेखक आपके सिलेबस में हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। ये पूरे आप समझिए सितंबर के अंदर ही पूरा प्रयास करेंगे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। चलिए, प्रश्न को पढ़िए। चंद्रवरदायी द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों निम्न में से किस कवि समूह ने प्रमाणिक नहीं माना है। मित्रों, पृथ्वीराज रासों को प्रमाणिक और अप्रमाणिक मानने में जो लेखकों का जो क्रम रहा वो 3 खंडों में विभक्त हो गया। कितने खंडों में, 3 खंडों में विभक्त हो गया। यानी एक खंड तो ऐसा आया जिसने मान लिया कि यह प्रमाणिक है पूरा था, और एक खंड ऐसा हुआ जिसने मान लिया अर्ध प्रमाणिक है, और एक तीसरा जो खंड हुआ उसने पूरी तरह से नकार दिया, कह दिया यह अप्रमाणिक है, इसमें प्रमाण जैसी कोई बात ही नहीं है, यह पूरी कोरी कल्पना रह गई है। तो इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे और उससे पूछा जा रहा है, आपको बताना चाहिए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है। आप पढ़ लीजिए, पहले ऑप्शन पे दे दिए गए हैं आपके कौन कौन से हैं, आप उनको पढ़े पहले ध्यान से। पहले ऑप्शन पर कौन है, पहले ऑप्शन श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विश्वलाल पंड्या एवं कर्नल टाड हैं। दूसरे पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास। तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंजिन विजय, सुनीत कुमार चटर्जी या फिर उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा सही होगा मित्रों, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वह हो जाएगा प्रमाण। ऐसा जो ये समूह जो है इसने क्या किया है, पूरी तरह से नकार दिया है कि पृथ्वीराज रासों जो है वह अप्रमाणिक है, पूरी तरह से अप्रमाणिक है। किसने माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, ये जो हुए इन्होंने पूरी तरह से नकार दिया इसको। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर ये विस्तार से यहाँ पर बताया गया है, PDF को पढ़ेंगे समझ जाएंगे। सबसे पहले जो श्यामल दास, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विश्वलाल पांड्या एवं कर्नल टाड आदि ने इसको प्रमाणिक ग्रंथ स्वीकार किया था। परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि प्रमाणिक किसने माना, तो आप इनको याद रखें, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विश्वलाल पांड्या एवं कर्नल टाड आदि ने रासों को प्रमाणिक ग्रंथ माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास और गौरी शंकर, हीरा चंद्र ओझा ने इसे अप्रमाणिक माना, यानी पूरी तरह से नकार दिया, प्रमाणिक नहीं है। वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंजिन विजय, सुनीत कुमार चटर्जी ने इसे अर्ध प्रमाणिक माना है, यानी इसके कुछ सर्गों को वो प्रमाणिक मानते हैं और कुछ सर्गों को कहते हैं कि प्रमाणित नहीं है, यानी उसे अर्ध प्रमाणिक, आधा जो प्रमाणित हो उसे कहते हैं अर्ध प्रमाणिक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, बी सही था, है ना। आप देख लीजिए इसको, यह मत किसका है। अब कौन सा मत की बात की जा रही है यहाँ पर देखिए, यह मत किसका है कि चंद्र ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में रासों की रचना की थी। यानी कौन से ऐसे लेखक है जो ये स्वीकार करते हैं कि पृथ्वीराज रासों की रचना जो है मुक्तक के रूप में की गई है। क्या नरोत्तम स्वामी है, बच्चन सिंह है, रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो मित्रों, यह कथन जो है वो सही हो जाता है आपका किसका, नरोत्तम स्वामी जी का, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नरोत्तम स्वामी जी का यह मानना था कि चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासों को मुक्तक छंद के रूप में लिखा है, महाकाव्यात्मक प्रबंध काव्य के रूप में नहीं लिखा है, ऐसा इनका मानना था।
आगे देखेंगे हम, आगे प्रश्न आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो यानी पृथ्वीराज रासो से संबंधित क्लास अटेंड की जा रही है, चंद्रबरदाई जिसे लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है हमारा जो मुद्दा होगा यही दोनों हैं, चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई एक ही कृति है और उसे ही हम पढ़ रहे हैं। चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो में किन दो रसों की प्रमुखता है? हाँ मित्रों, हास्य एवं श्रृंगार रस है, रौद्र एवं वीर रस है, करुण एवं श्रृंगार रस है, श्रृंगार एवं वीर रस है। तो मित्रों इसमें जो प्रमुखता पूछी जा रही है आपसे, ऐसा नहीं कि किन दो रसों के वर्णन किए गए, नहीं, इसमें प्रमुख रूप से किन के रसों का वर्णन किया गया है? तो मित्रों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, श्रृंगार एवं वीर रस का ही प्रमुख रूप से वर्णन किया गया है। संयोगता स्वयंवर देखिए आप, वहाँ श्रृंगार रस का वर्णन रहता है, जबकि पृथ्वीराज जो है विभिन्न प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हैं, तो वहाँ पर वीर रस का वर्णन हुआ है। यानी श्रृंगार और वीर जो है ये दोनों रस प्रमुख रूप से इस ग्रंथ में उपयोग में लाए गए हैं। चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को किसने पूर्ण किया था? जी हाँ मित्रों, किसने पूर्ण किया था? तो देखिए हम आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, उनके जो पुत्र थे, चंद्रबरदाई के पुत्र कहा जाता है। चंद्रबरदाई जी के 10 पुत्र थे, कहीं के वर्णन मिलता है 10 पुत्र थे और कहीं पर वर्णन मिलता है 4 पुत्र थे। तो जो भी रहे हो, ये जल्हड़ जो थे, जल्हड़ उनके पुत्र थे और जल्हड़ ने ही इसको पूरा किया था। जल्हड़ ने पूरा किया था, इस बात का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? तो चंद्रबरदाई कृत जो आपकी ये पृथ्वीराज रासो है उसी में लिखा गया, पुस्तक जल्हड़ हत दय चल गज्जन रिपकाज। जब ये राजा के कार्य से जाने लगे थे, राजा के साथ में जाने लगे थे, तब इन्होंने अपनी इस पुस्तक को दे दिया था जल्हड़ को और इसे पूर्ण करने के लिए। बाद में उसने ही इसे पूरा किया है। तो मित्रों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आप इसे देख लीजिए। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्न में से किस भाषा का प्रयोग नहीं किया? मित्रों चंद्रबरदाई ने स्वयं स्वीकार किया है क्या? षड भाषा पुराणम कुराणम च कथितम मया। मतलब इन्होंने विभिन्न प्रकार के विद्याओं का अध्ययन किया था। जैसे देखें आपकी व्याकरण, षड भाषा में व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि विधाओं में विशेष रूप से जो है ये पारंगत थे। और इनके जन्म के विषय में यदि आप माने तो इनको ये जो है क्या थे, जन्म से ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र में उत्पन्न माने जाते हैं और इनके पिता का नाम जो है वो मल्ल मिलता है। क्या मिलता है मित्रों? मल्ल मिलता है इनके पिता का नाम। ये पंजाब भूमि के थे, ऐसा कहा जाता है कि इनके जो पूर्वज थे वो पंजाब के थे, लाहौर में इनका जन्म हुआ था। और ये पृथ्वीराज रासो और चंद्रबरदाई का जन्म एक ही दिन हुआ था। ये पृथ्वीराज के सखा भी थे और उनके सामंत भी थे, इसलिए ये जीवन से मृत्यु तक उनके साथ में रहे, या पृथ्वीराज रासो के अनुसार ऐसा कहा जाता है। तो पृथ्वीराज रासो में इसने किस भाषा का प्रयोग नहीं किया? तो अरबी भाषा का प्रयोग नहीं किया। संस्कृत का प्रयोग किया है, अपभ्रंश का प्रयोग किया है, संस्कृत अपभ्रंश, ये देखिए यहाँ पर संस्कृत का प्रयोग है, अपभ्रंश का है, अरबी का है, बल्कि फ्रेंच का नहीं है, फारसी का प्रयोग किया है। यानी विभिन्न प्रकार की भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया है पृथ्वीराज रासो में। बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे, ज्ञाता थे ये, इसलिए इन्हें सारी भाषाओं का प्रयोग किया, फ्रेंच का प्रयोग नहीं किया। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में अपने नाम चंद्रभट्ट का उल्लेख कितनी बार किया? जी हाँ मित्रों, पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने अपना जो मूल नाम है वो चंद्रभट्ट स्वीकार किया है। उन्होंने बताया है, और कितनी बार बताया उन्होंने कि मेरा नाम चंद्रभट्ट है, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 10 बार बताया, 12 बार, 13 बार, फिर 15 बार। तो मित्रों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 12 बार। जी हाँ मित्रों, 12 बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मेरा नाम चंद्रभट्ट है। और कहाँ जिक्र किया है? पृथ्वीराज रासो में किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चंद्रबरदाई द्वारा रचित, देखिए अब इसको आप पढ़िए, कथन को पढ़िए और फिर जवाब दीजिए सही क्या है। चंद्रबरदाई रचित पृथ्वीराज रासो की मूल कथा के संबंध में असत्य कथन को छाटिए। अब मूल कथा हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, पृथ्वीराज रासो जो है 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय जो अभी हमने आपको बताया ही था। और ये प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का प्रयोग कर डाले। बताइए, ये छंदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे, तो इन्होंने सभी प्रकार के छंदों का उपयोग किया है। और पृथ्वीराज चौहान को शहाबुद्दीन गौरी कैद करके गजनी ले गया था।
कुछ दिनों बाद चंद यानी चंद्रबरदाई भी उनके पीछे पीछे चले गए। अब इस कथा का हम मॉडर्न थोड़ा सा आपको बताते हैं कि जो कथा इसकी पृथ्वीराज रासो के अनुसार, देखिए मूल कथा पर आप मत जाइए, क्योंकि मूल कथा में आप ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे तो वो कुछ और ही है, और जो इन्होंने लिखा है हम सिर्फ उसी के बारे में पढ़े। तो आप कुछ लोग इतिहास से सब मिलान करने लगेंगे, ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था। भाई हमें इतिहास से मतलब नहीं, हम साहित्य को पढ़ रहे हैं। साहित्य में बहुत सारी चीज़ें काल्पनिक होती है, अप्रामाणिक होती है, आप जानते हैं भली भांति। तो इसकी जो कथा है हम सिर्फ पृथ्वीराज रासो के अनुसार कथा को बता रहे हैं आपको कि इसमें आपका देखिए, एक जो इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अरोराज के पौत्र थे। सोमेश्वर का विवाह जो है, देखिए आप भली भांति देखते चलें, सोमेश्वर राजा थे, इनका विवाह दिल्ली के तुम्बर, जिसे तोमर कहा जाता था, राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ था। ये अनंगपाल है ना, अनंगपाल कन्या से हुआ था। अनंगपाल की 2 कन्याएं थी, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस संयोग से जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए। अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी न लगी। उसने एक दिन राजसूय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोक्ता का स्वयंवर भी रचा। संयोक्ता का स्वयंवर हुआ था, तो देखिए संयोक्ता का, जयचंद की पुत्री का क्या नाम था, संयोक्ता था। संयोक्ता का स्वयंवर उन्होंने रचा। इसमें सभी राजाओं को निमंत्रण दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं दिया था, या फिर नहीं आए थे व्यस्तता के कारण। तो जयचंद जो है चिढ़ गया कि हमारे यहाँ आए नहीं, मैं बुलाने पर नहीं आए। तो क्या किया, उनके एक सोने की मूर्ति बनाया। किसकी? सोने की मूर्ति बनवाया और उसे अपने गेट पर, जैसे आप समझिए गार्ड होते हैं, द्वारपाल जिसे कहते हैं, द्वारपाल की तरह उनकी सोने की मूर्ति को खड़ा कर दिया। संयोक्ता जो है वो पहले से ही पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी, और जब वह स्वयंवर में आती है और सभी राजाओं के पास से गुजरती है, इधर देखती है तो पृथ्वीराज चौहान नहीं रहते वहाँ पर, वो गेट पर देखती है, वहाँ पर पृथ्वीराज की जो है मूर्ति रहती है, तो वो जा कर के उसे ही माला पहना देती है। अब जयचंद जो है उससे बहुत क्रोधित हो जाता है। वो क्या करता है, उसे अपने घर से निकाल देता है, गंगा के किनारे उसका जो एक महल बना था उसे में भेज देता है। अब संयोक्ता एक प्रकार से वहाँ पर कैद हो जाती है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को किसी प्रकार से उसका पता चल जाता है और वहाँ पर वो जाते हैं संयोक्ता से, वहाँ पर वो गंधर्व विवाह करते हैं। तो कौन सा विवाह करते हैं? गंधर्व विवाह करते हैं। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाने वाला है। तो विवाह की एक पद्धति भी है गंधर्व विवाह, आप इसे याद रखें। तो गंधर्व विवाह वहाँ से करते हैं, उसके बाद ये जो है उन्हें लेकर के दिल्ली चले जाते हैं, फिर वहाँ उनके साथ जीवन यापन करते रहते हैं और ये भोग विलास से पूरा समय व्यतीत करने लगते हैं और भूल जाते हैं कि इनको अपने राज्य की रक्षा भी करनी है। उसके बाद क्या होता है, बल का बहुत ज़्यादा हास हो चुका होता है। जयचंद तथा राजाओं के साथ लड़ते लड़ते इनकी सेना भी छीड़ हो गई थी, बड़े बड़े सामंत मारे गए थे। अब शहाबुद्दीन यानी मोहम्मद गोरी को अच्छा मौका मिल गया। मोहम्मद गोरी तो इसी तलाश में था भाई, 15-16 बार वो हार चुका था, तो उसको मौका मिल गया कि अब तो थोड़ा ये कमज़ोर पड़े मोहम्मद गोरी, चलो चलते, पृथ्वीराज कमज़ोर पड़े, चलो चलते हैं भाई आक्रमण करने के लिए। मोहम्मद गोरी यानी शहाबुद्दीन जो है पहुंच गया पृथ्वीराज के यहाँ, आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज से ये हार गया और पृथ्वीराज ने तो छोड़ दिया। वह बार बार चढ़ाई करता रहा, पृथ्वीराज से पकड़ते और फिर छोड़ देते, गजनी भेज देते थे, उसे मन कुछ करते नहीं थे। लेकिन कुछ समय के बाद कभी वो क्या किया, उसके बाद वो जीत जाता है, शहाबुद्दीन गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज को पकड़ लेता है, पकड़ कर जाता है गजनी। और कुछ समय बाद कविचंद भी जो है वहाँ पहुँचते हैं गजनी। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा, जिसकी कहानी हमने आपको पहले बताई कि वो उसे उत्साहित करते हैं, एक तरीके से मुझे भड़काते हैं कि वह शहाबुद्दीन खुद ही कह दे कि हाँ तुम चलाओ शब्द भेदी बाण तुम्हारा हम देखेंगे, और वो ऐसे करता है तो फिर वहाँ पर वो मर जाता है शहाबुद्दीन। अब शहाबुद्दीन के बारे में जो इसमें बताया गया है कि वह पृथ्वीराज से बैर क्यों करता था, इसमें लिखा गया है कि शहाबुद्दीन जो था, मोहम्मद गोरी जो था, अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था, जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हो गए तो हार कर पृथ्वीराज के पास गए। कहाँ गए मित्रों? पृथ्वीराज चौहान के पास गए और पृथ्वीराज चौहान से उन्होंने सुरक्षा मांगी कि हमारे शहाबुद्दीन से रक्षा की जाए। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के पास संदेशा भिजवाया, कहलवाया कि आप जो है उनको छोड़ दें, इनका संरक्षण ना करें। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, हम इनकी रक्षा अवश्य करेंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से, इस प्रकार से दोनों में युद्ध होता है। तो ये मुख्य जो है कारण बनता है। और पृथ्वीराज रासो की जो कहानी है वह
इसी पर आधारित है यही कहानी। इसमें कुछ प्रमाणिक और कुछ आध प्रमाणिक का द्वंद्व चलता है। तो अब आप पढ़िए इस कथन को और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत। जो सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल से हुआ, उन्हीं के पुत्र का नाम जयचंद था। दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की दूसरी पुत्री कमला का विवाह अजमेर के साथ राजा सोमेश्वर के साथ हुआ था। अनंगपाल की पुत्री संयोक्ता जयचंद पर अनुरक्त थी। जयचंद द्वारा द्वारपाल के रूप में बनवाई गई स्वर्ण मूर्ति से स्वयंवर पर पृथ्वीराज को वरमाला पहनाई थी। मैंने आपको बताया था ना, स्वर्ण मूर्ति को ही संयोक्ता ने वरमाला पहना दिया था पृथ्वीराज समझ करके, यानी पृथ्वीराज को ही वो प्रेम करती थी। अब इसमें से आपको बताना है कि गलत कौन सा है। यदि आपने ध्यान से अभी थोड़ी सी स्टोरी को सुना और इस कथन को पढ़ा तो आज जवाब दे पाएंगे कि अनंगपाल की पुत्री संयोक्ता जयचंद पर अनुरक्त नहीं थी, वह पृथ्वीराज चौहान पर अनुरक्त थी। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो असत्य कथन है और हमें असत्य कथन की यहाँ पर पहचान करनी थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़े आप। एक पंक्ति देखे, उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरस खडभाषा पुराणम चा पुराणम कथितम मया। अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। यह पंक्ति किसकी है? तो हम जाहिर सी बात है हम पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में। उसे लिखा चंद्रबरदाई ने। तो चंद्रबरदाई का ही यह कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी नहीं है, कर्नाटक का भी नहीं है और न ही गारसा दत्तासी का है। गारसा दत्तासी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। मित्रों क्या लिखा था? साहित्य का, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, फ्रेंच भाषा में लिखा था। यह हमने आपको पिछली क्लासेस में कवर किया है, तो आप जाकर के देखिए। आपसे प्रश्न पूछा जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया, तो आप जवाब दीजिए फ्रेंच भाषा में लिखा गया। उसे लिखा किसने था? गारसा दत्तासी ने लिखा था। आप महत्वपूर्ण क्लासेस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने कहा था, उक्त धर्म विशालश राजनीति नवरस खड भाषा पुराणम च पुराणम कथितम मया। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सुख सुखी संवाद किसने कहा? क्या रामचंद्र शुक्ल ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कर्नल टाड या फिर हीराचंद ओझा ने? रामचंद्र शुक्ल जो थे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने से ही इनकार कर दिया था। और कर्नल टाड वे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इसके संबंधित जो उद्धार का बेड़ा उठाया था और अंग्रेजी में इसका अनुवाद करवाया था। किसका? पृथ्वीराज रासो का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। किसने? कर्नल टाड ने करवाया था। आगे बढ़िए आप। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुख सुखी संवाद कहा है इसे। पृथ्वीराज रासो में लगभग कितने छंदों का प्रयोग किया है गया है भाई? तो उसमें 5 छंदों का, 65 का, 68 का, फिर 172 का। मित्रों इसमें जो प्रयोग किया गया वह 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। कुछ लोग 72 भी मानते हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्रमाणिक है वह 68 है। इसलिए आप 68 को याद रखें कि इसमें 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है? मित्रों क्या डॉक्टर नगेंद्र ने कह दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, निर्मल वर्मा ने, बच्चन सिंह ने? ऐसा कहा है आपके बच्चन सिंह जी ने कह दिया है कि पृथ्वीराज रासो राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। बच्चन सिंह ने कहा है। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है भाई? भाषा आपको बता रही थी कि बहुत सारी भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया। अभी हमने बताया था कि अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत का प्रयोग किया था। लेकिन मुख्य रूप से जो भाषा की शैली होती है, जैसे डिंगल शैली, पिंगल शैली, उसे आप क्या कहेंगे? तो भाई ब्रज मिश्रित राजस्थानी, अवधि मिश्रित खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी, फिर केवल राजस्थानी? तो मित्रों इन्होंने डिंगल भाषा का प्रयोग किया है। और डिंगल कहते किसे हैं? तो ब्रज मिश्रित जो राजस्थानी भाषा होती है आपकी, उसे ही कहा जाता है डिंगल भाषा। आपने सुना होगा डिंगल और पिंगल, तो ये डिंगल भाषा जो थी ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा को डिंगल भाषा कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चंद्रबरदाई किस हिंदू सम्राट के कवि थे? यहाँ पे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं थी, तो क्योंकि यह कहानी लिखी गई किसके बारे में? पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान जो थे वह हिंदू सम्राट थे और अंतिम हिंदू सम्राट थे। आप देखेंगे इसके अनुसार रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है कि अंतिम हिंदू सम्राट के जो थे ये सामंत थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान के सामंत थे आपके चंद्रबरदाई जी। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आगे बढ़िए। पृथ्वीराज रासो निम्न में से क्या है? यानी इसकी जो विशेषता है वो खंड काव्य है, गीत काव्य है, चंपू काव्य है, प्रबंध महाकाव्य। प्रबंध मित्रों यह जो है प्रबंधात्मक महाकाव्य है। प्रबंधात्मक महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया।
ये देखिए आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। पृथ्वीराज आसो का प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता किसे माना जाता है मित्रों? यह माना जाता है किसको? माना जाता है भाई कर्नल टाड को, वूलर को, अरस्तू को, शेक्सपियर को। शेक्सपियर जो थे वो फेमस पोएट थे, उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ पोइट्री, शेक्सपियर को ही कहा जाता है ना। अरस्तु, अरिस्टोटल जी ने कहा पाश्चात्य दर्शन, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे अरिस्टोटल जी। वूलर महोदय जो थे वो इन्हें आप प्रमाणिक मानते हैं कि अप्रामाणिक मानते हैं? हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और कर्नल टॉड जो थे ये उनके प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता थे पृथ्वीराज आसो के। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद करवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अब देखिए चंद्रवर दाई को छप्पयों का राजा किसने कहा था मित्रों? चंद्रवर दाई को छप्पयों का राजा क्या शिव सिंह सेंगर ने कहा, विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा, नामवर सिंह ने कहा, या फिर रामधारी सिंह दिनकर ने कहा? रामधारी सिंह दिनकर जी ने तो कोई कमेंटमेंट किया नहीं है भाई। अब नामवर सिंह ने इन्हें क्या कह दिया? छंदों का राजा कह दिया। विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा छंदों का राजा, और नामवर सिंह ने भी हिंदी छंद का राजा कहा। जबकि शिव सिंह सेंगर ने क्या कहा था? छप्पयों का राजा कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज से परीक्षा में पूछा जा सकता है कि छप्पयों का राजा किसने कहा था? तो शिव सिंह सेंगर ने कहा था चंद्रवर दाई को छप्पयों का राजा। हाँ आपको देखिए नामवर सिंह जी ने कहा था छप्पे इनका जो है निजी छंद है, ठीक है। हाँ इसको याद रखें आप, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। तो आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम एक बार सारे कवियों और लेखकों को कवर कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि अगर कुछ छूट गया, कुछ बच गया तो उसको भी शामिल करते हैं आपके लिए, क्योंकि हमारा जो टारगेट है परीक्षा को पूरी तरह से क्रैक करवाना है आपके लिए। इसलिए आप बहुत ही जल्द हमारे अगले क्लास को के आने का इंतजार करिए। संभवतः हमारी जो अगली क्लास होगी वह अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलने वाली है। तो अमीर खुसरो इसके टर्न पर आते हैं, हम प्रयास करेंगे कि उन्हीं से हमारी क्लास लेकर आएँ। देखिए बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी करते रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए और प्यारे प्यारे कमेंट करिए। हम बहुत जल्द ही प्रस्तुत होंगे आपके सामने अगली क्लास लेकर के। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।